हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी हम छत्रपति शिवाजी से लेकर जितने भी पेशवा हुए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर व लाइक कीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य का इतिहास। मराठा साम्राज्य के उत्कर्ष का श्रेय शिवाजी को दिया जाता है। शिवाजी ने मराठों में आत्मसम्मान व आत्मगौरव की भावना को जागृत कर उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न किया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। इनका जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेरदुर्ग में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। इन्होंने ही मराठों में आत्मसम्मान की भावना को उत्पन्न करके उनमें आत्मविश्वास जागृत किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मेवाड़ के सिसोदिया वंश के क्षत्रिय थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई था, जो देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी की। शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान के यहाँ सामंत रहे और अहमदनगर की तरफ से मुगलों से संघर्ष किया। जो शिवाजी के पिता थे वो बीजापुर के जो सुल्तान थे उनके यहाँ सामंत थे और इनके पिता ने अहमदनगर की तरफ से मुगलों से संघर्ष किया था। शिवाजी की माता जीजाबाई धार्मिक विचारों की महिला थी। शिवाजी के जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा। जीजाबाई के अलावा शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव का भी शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के गुरु थे। देखिए, शिवाजी के जो माता थी वो जीजाबाई थी, वो बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका भी शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और जो इनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव, वह भी एक ब्राह्मण थे। उन्होंने भी इनको हिंदुत्व की शिक्षा दी थी। दादाजी कोंडदेव और अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित होकर शिवाजी ने एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, क्योंकि उस समय मुगलों का ही बोलबाला था और मुगल भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार करते थे, जिस कारण भारतीय जनता उससे त्रस्त हो गई थी। इस कारण शिवाजी ने एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। कोंडदेव ब्राह्मण थे। हिंदू धर्म के प्रति उनका बहुत प्रेम था। अपने शिष्य शिवाजी में भी उन्होंने इसी भावना का संचार किया। जीजाबाई के साथ साथ शिवाजी में हिंदुत्व की भावना उत्पन्न करने का श्रेय श्री दादाजी कोंडदेव को ही जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। शिवाजी के दो गुरु थे, श्री दादाजी कोंडदेव और गुरु रामदास। शिवाजी ने सबसे पहले 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। इसके बाद 1646 ईस्वी में शिवाजी ने तोरण व रायगढ़ के किले पर को जीता। शिवाजी ने 1654 में पुरंदर के किले पर विजय प्राप्त की। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ के किले को अपनी राजधानी बना। शिवाजी ने 1664 ईस्वी व 1670 ईस्वी में सूरत अभियान करके सूरत में लूटपाट की। यहाँ से शिवाजी ने 1 करोड़ सोना, चांदी, हीरे जवाहरात प्राप्त किए। 1665 में शिवाजी ने राजा जयसिंह से पुरंदर की संधि की। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 25 किले इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 25 किले मुगलों को दिए और अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सेवा में भी भेजा। देखिए, सूरत की लूट से औरंगजेब को गहरा धक्का लगा था। औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए राजा जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था, क्योंकि उस समय जो शिवाजी थे बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे और जयसिंह ने शिवाजी के अधीनस्थ क्षेत्रों में अलग अलग सेना भेजी थी। इस सेना ने कई स्थानों पर खूब लूटपाट की और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया था। शिवाजी ने जयसिंह से युद्ध करना व्यर्थ समझा और पुरंदर की संधि की। इस संधि की कुछ शर्तें थीं, जिसमें शिवाजी को मुगलों की सेवा में अपनी सेना भेजनी थी और मुगलों के पक्ष से बीजापुर से युद्ध करना था और अपने पुत्र संभाजी को भी मुगल दरबार में सेवा में भेजना था। इसके बाद 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए। दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण वह क्रोधित हो गए। इससे इन्हें कैद करके जयपुर भवन में भेज दिया गया। 18 अगस्त 1666 में शिवाजी वहां से भागने में सफल हुए। शिवाजी
इस संधि से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वह औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे। परंतु औरंगजेब के दरबार में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, जिसके कारण वह रुष्ट हो गए। इस कारण उन्हें पकड़कर बंदी बना के जयपुर हाउस में डाल दिया गया और वह वहां से 1666 ईस्वी में भागने में सफल हुए। पुरंदर की संधि में जो क्षेत्र शिवाजी ने मुगलों को सौंपे थे, उन क्षेत्रों को 1674 में शिवाजी ने दोबारा प्राप्त कर लिया। शिवाजी ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में 6 जून 1674 में अपना राज्याभिषेक काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा कराया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली बार शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था वो किसके द्वारा करवाया था, तो श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। शिवाजी का राज्याभिषेक बड़े वैभव तरीके से संपन्न हुआ था। इससे वह छत्रपति यानी मुकुटधारी शासक बन गए थे। शिवाजी ने जब अपना राज्याभिषेक करवाया तो उसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। अपने राज्याभिषेक के बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इस अवसर पर शिवाजी ने एक नया संवत चलाया और शिव छत्रपति नाम से सोने व तांबे के सिक्के भी चलाए। सिंहासन पर बैठने के 11 दिन बाद शिवाजी ने माता का देहांत हो गया था। शिवाजी ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी में करवाया। शिवाजी ने 1675 में बीजापुर के अधीनस्थ प्रदेशों पर आक्रमण कर उन पर अधिकार किया। 74 में शिवाजी ने अपना दोबारा राज्याभिषेक कराया था और बीजापुर को उनके क्षेत्रों को उन्होंने 1675 ईस्वी में अधिकार में ले लिया था। दक्षिण भारत के विशाल प्रदेशों को जीतने के बाद शिवाजी ने धर्माजी नाथ को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया। शिवाजी धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने स्वयं छत्रपति की उपाधि धारण करके और धर्माजी नाथ को दक्षिण भारत का सूबेदार यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया था। शिवाजी ने 1678 ईस्वी में जिंजी के किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। यह विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। 3 अप्रैल 1680 में अधिक ज्वर के कारण इनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी का अंतिम संस्कार राजा राम ने किया था। शिवाजी के 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। संभाजी शिवाजी की पहली पत्नी सईबाई से उत्पन्न था, जबकि राजा राम की माता सोयराबाई थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी गद्दी पर बैठा। इसने अपने सौतेले भाई व माता को कैद कर बंदी बना लिया। इसने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि दोनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था कि कौन बैठेगा उस पर, तो संभाजी उसमें विजयी रहा और इसने राजा राम व उसकी माता को कैद में डाल दिया। संभाजी को मुगल अफसर शेख निज़ाम द्वारा 1689 में बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने संभाजी का वध कर दिया। इसकी मृत्यु के बाद राजा राम शासक बना। राजा राम ने 1689 में अपना राज्याभिषेक करवाया। मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी पर घेरा डाला, जिसके कारण राजा राम 8 सालों तक जिंजी में कैद रहा। राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया। प्रतिनिधि का जो पद था यह पेशवा से बड़ा होता था। प्रतिनिधि का पद पेशवा से उच्च होता था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद सतारा के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद सतारा के दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया था। राजा राम के बाद इसका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से शासक बना। राजा राम की विधवा ताराबाई शिवाजी की संरक्षिका बनी। ताराबाई एक योग्य व साहसी महिला थी। ताराबाई ने वीरतापूर्वक मुगलों से युद्ध किया और मराठा शक्ति को पुनः बढ़ाया। 1703 में मराठों ने बरार के क्षेत्र को लूटा और 1706 में अहमदनगर स्थित मुगल शिविर को तहस नहस कर दिया। अब मराठा शक्ति इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्होंने बरार के क्षेत्र को भी लूट लिया था और अहमदनगर स्थित जो मुगलों का शिविर था उनको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया था। 1707 में ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने गुजरात पर आक्रमण किया और वहां लूटपाट मचाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बना। यह एक उदार शासक था। इसने शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। परंतु कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये बहादुर शाह यानी मुगलों की एक सोची समझी साजिश थी कि अगर वह शाहू को रिहा कर देंगे तो वह दक्षिण भारत में जाकर ताराबाई से अवश्य ही युद्ध करेगा, जिससे मराठों का जो खतरा है वो भी उनसे कम हो जाएगा। शाहू ने महाराष्ट्र पहुंचते ही ताराबाई का कड़ा विरोध किया। मराठा साम्राज्य 2 भागों में बंट गया। एक दल शाहू के समर्थक और दूसरा दल ताराबाई के समर्थन में था।
1707 में पालखेत नामक स्थान पर ताराबाई व साहू के सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई की हार हुई। साहू ने 1708 में सतारा पर अधिकार कर स्वयं को छत्रपति घोषित कर दिया। साहू ने दक्षिण भारत आकर ताराबाई का विरोध किया और उससे युद्ध किया, और जिसमें साहू की जीत हुई और उसने स्वयं को सतारा में सरकार बनाकर छत्रपति घोषित कर दिया। और ताराबाई अपने साथ अपने जो पुत्र था उसको लेकर कोल्हापुर में शासन करने लगी। ताराबाई शिवाजी को लेकर कोल्हापुर में शासन करने लगी। साहू ने 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा राज्य पेशवाओं के अधीन हो गया। देखिए, जो सबसे पहले जो पेशवा नियुक्त किया था वो बालाजी विश्वनाथ को किया था, और किसने किया था? साहू ने किया था। पेशवा अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सर्वोच्च स्थान रखता था और राजा का विश्वास पात्र होता था। साहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय शासक बना। राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच 1750 में संगोला की संधि हुई। इसमें मराठा साम्राज्य का वास्तविक नेता पेशवा को बनाया गया, क्योंकि जो वास्तविक शक्ति थी वो पेशवा के हाथों में आ गई थी। पेशवा प्रधानमंत्री होता था। अब इस कारण ही जो वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई थी, पेशवा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इसके कारण इन्होंने राजा राम द्वितीय से एक संधि की, जिस संगोला की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक नेता था वो पेशवा को माना गया। मराठा राजा नाम मात्र का शासक रह गया था। इस संधि के बाद संपूर्ण शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। बालाजी विश्वनाथ ने साहू ने 1713 में पेशवा नियुक्त किया था और विश्वनाथ 1720 तक इस पद पर रहे। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनके पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बने। इसके बचपन का नाम बिसाजी था। 20 वर्ष की अवस्था में साहू ने बाजीराव को 17 अप्रैल 1720 में पेशवा नियुक्त किया। 15 दिसंबर 1620 में निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच युद्ध हुआ। निजामुल मुल्क मराठों का कट्टर शत्रु था। इसने चौथ व स्वदेशमुखी कर देने से मना कर दिया था। इस युद्ध में मराठों की जीत हुई। निजाम ने मराठों से संधि कर ली और कर देने स्वीकार कर लिया। 1726 में बाजीराव ने कर्नाटक को जीतने का प्रयास किया। निजाम ने इसका विरोध किया, क्योंकि कर्नाटक पर निजाम अपना अधिकार मानता था। देखिए, पहले तो ये मराठों का कट्टर शत्रु था, परंतु बाद में ये मान गया था और इसने जो चौथ और स्वदेशमुखी कर था उसको देना स्वीकार कर लिया था। परंतु जब बाजीराव ने दोबारा कर्नाटक पर अटैक किया तो निज़ाम इससे क्रोधित हो गया, क्योंकि निज़ाम कर्नाटक पर अपना अधिकार पहले से ही समझता था और वह किसी को उस पर अधिकार नहीं करने देना चाहता था। इसलिए बाजीराव ने 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निज़ाम को पराजित कर उससे मोंगिंग सिव गांव की संधि की। इस संधि में निज़ाम की शक्ति कम कर दी। निज़ाम ने साहू को चौथ व स्वदेशमुखी कर देना स्वीकार कर लिया। पालखेड़ा युद्ध में हार जाने के बाद निज़ाम ने दोबारा साहू की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1737 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट की, क्योंकि किसी मुगल शासक ने इसका सामना नहीं किया था। बाजीराव के आक्रमण से बादशाह भयभीत हो गया था। जब बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर अटैक किया था तो उस समय कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था मुगलों में जो कि बाजीराव का सामना कर सका, और बाजीराव प्रथम भी दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से बहुत सारी धन संपदा लूट कर वापस अपने दक्षिण भारत में आ गए। 1737 में मराठों ने पुर्तगाली से भी संघर्ष किया। इसमें मराठों की विजय हुई। थाना सालसेट बसई पर अब मराठों का अधिकार हो गया था। अब मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इन्होंने पुर्तगालियों को भी हराया और उनसे थाना से सालसेट और बसई को छीन लिया, और पुर्तगालियों ने बसई को जीत लेने के बाद मुंबई पर भी आक्रमण किया। इस समय यहाँ अंग्रेजों का अधिकार था। 14 जनवरी 1740 में मराठों व अंग्रेजों के बीच संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेज कंपनी को मराठा राज्य में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। बाजीराव प्रथम के समय में ही राणोजी सिंधिया ने मालवा में सिंधिया वंश की नींव रखी थी। इसने अपनी राजधानी उज्जैन बनाई थी और बाद में ग्वालियर को राजधानी बनाया। बाजीराव के समय में ही जो मालवा का क्षेत्र था वहाँ पे राणोजी सिंधिया ने सिंधिया वंश की नींव रखी थी। 27 अप्रैल 1740 वर्ष की आयु में बाजीराव का निधन हो गया। इसके निधन का कारण अपनी प्रेमिका
मस्तानी से बिछड़ना बताया गया था। इनके निधन का कारण अपनी प्रेमिका मस्तानी से बिछड़ना बताया जाता है। 1739 में जब बाजीराव युद्ध अभियान में व्यस्त था, तब इसके परिवारजनों ने मस्तानी को बंदी बना लिया था। बाजीराव स्वयं मस्तानी को मुक्त न कर पाया और अत्यंत दुख के कारण मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव को शाहू ने पेशवा बनाया। बाजीराव नाम मात्र का पेशवा था। वास्तविक शक्ति सदाशिव भाऊ के हाथों में थी, क्योंकि बाजीराव जो अल्पवयस्क था, इस कारण जो वास्तविक शक्ति थी वह सदाशिव भाऊ के हाथों में थी। बालाजी के शासनकाल में मराठा शक्ति का अधिक विस्तार हुआ था। 1746 में पेशवा ने सदाशिव भाव के नेतृत्व में एक विशाल सेना कर्नाटक भेजी। उसकी सहायता के लिए महादोबा, पुरंदरे और सखाराम भाव को भी भेजा। इस सेना ने पश्चिम कर्नाटक को छत्रपति के अधीन कर दिया। बालाजी राव ने उत्तर भारत में अपना पहला अभियान 1740 में मालवा पर किया। 1748 में भारत पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण शुरू हो गए। देखिए, जो सबसे पहले अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था वो 1748 ईस्वी में किया था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से डरकर दिल्ली के बादशाह के वजीर सफदरजंग और मराठों के बीच समझौता हुआ, क्योंकि उस समय मुगलों में कोई ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जो अहमद शाह अब्दाली का सामना कर सकता। उस समय मराठा बहुत शक्तिशाली थे। इस कारण मुगलों और मराठों दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। इसमें मराठों ने मुगलों की सहायता की और 1775 में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने पंजाब पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को पराजित किया। रघुनाथ राव ने आदि बेग खान को जीते हुए पंजाब राज्य का सूबेदार बनाया। देखिए, इन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार किया था और वहाँ पे उसने अपना एक सूबेदार अपॉइंट किया था। रघुनाथ राव ने उस सूबेदार को हराकर आदिन बेग खां को वहां का सूबेदार नियुक्त किया और रघुनाथ राव वापस अपने प्रदेश आ गए। आदिन बेग खां की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर पुनः अधिकार कर लिया और 1761 में अहमद शाह ने मराठों से भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में भारतीय इतिहास में पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध को पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध में जाट राजाओं, राजपूत व सिखों ने मराठों की सहायता नहीं की। इस युद्ध में सदाशिव भाऊ मारे गए और माधवजी सिंधिया घायल हो गए। इस हार का समाचार सुनकर पेशवा बालाजी बहुत दुखी हुए और 1761 में ही दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1761 में पेशवा माधव राव पेशवा बना। यह अल्पवयस्क पेशवा था। इसके समय में वास्तविक शक्ति रघुनाथ राव के हाथों में ही थी। माधव राव के समय में ही मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों की संरक्षकता को त्याग कर पेशवाओं की संरक्षण में आ गया था। देखिए, जो मुगल बादशाह शाह आलम था, ये बहुत ही कमज़ोर शासक था, इसलिए इसने शक्तिशाली जो पेशवा यानी कि मराठा थे उनका संरक्षण स्वीकार कर लिया था। माधव राव की मृत्यु 1772 में हो गई थी। माधव राव के बाद ऐसा कोई पेशवा नहीं हुआ जिसने मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया हो। माधव राव के बाद इसके भाई नारायण राव पेशवा बने, परंतु रघुनाथ राव ने 1773 में उनकी हत्या कर दी। पेशवा माधव नारायण के संरक्षक नाना फडणवीस थे। वास्तविक सत्ता नाना फडणवीस के हाथों में थी। 1775 में प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ। इसमें मराठाओं की हार हुई। 1782 में सालबाई की संधि पेशवा व अंग्रेजों के बीच हुई। पेशवा माधव राव नारायण राव ने 1795 में नाना फडणवीस के शासन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने के कारण आत्महत्या कर ली। देखिए, जो मराठा शासन पर नाना फडणवीस का अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण जो माधव राव था, इसने आत्महत्या कर ली थी। 1796 में बाजीराव द्वितीय अगले पेशवा बने। यह 1796 से लेकर 1718 तक पेशवा रहे।
1802 में बालाजी बाजीराव व अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि हुई। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। इसमें मराठाओं की हार हुई। 1803 में देवगांव की संधि भोसले व अंग्रेजों के बीच हुई। 1803 में सिंधिया व अंग्रेजों के बीच सुरजिन गांव अर्जन गांव वाला गांव की संधि हुई। देखिए, जो 1803 की संधि थी वो भोसले और अंग्रेजों के बीच में थी, और जो 1803 में सुरजी अर्जन गांव की संधि थी वह सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में थी। इसमें सिंधियाओं ने अंग्रेजों को जोधपुर, जयपुर और गोहद के किले तक दे दिए थे। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य तक लड़ा गया। इसमें मराठा शक्ति की बुरी तरह हार हुई और पूना की संधि हुई। इसमें बाजीराव संतुष्ट न हुए। जो पूना की संधि थी उससे बाजीराव संतुष्ट नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने 1818 में उन्होंने भीमा कोरेगांव में युद्ध बाजीराव व अंग्रेजों के बीच हुआ। यानी कि उन्होंने दोबारा कोरेगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें वह हार गए थे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अब अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से मराठों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों द्वारा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। 1818 आते आते अंग्रेजों ने पूरी तरह मराठों पर अधिकार स्थापित कर लिया था, और जो बाजीराव द्वितीय थे उन्होंने उसे 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मराठा प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और उससे जितने भी MCQs क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आते हैं उनको देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।